नमस्कार साथियों, एग्री हब के ई प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज चल रही थी, उसमें है जो कुछ टॉपिक हो चुके हैं और कुछ टॉपिक अभी शेष है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है पशु आहार। क्या है अभी? पशु आहार। पशु आहार का क्या महत्व है ना। आज का टॉपिक है पशु आहार। पशु आहार। पशु आहार का पशुओं के जीवन में क्या योगदान है, इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का टॉपिक रहने वाला है, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो पशु आहार क्या है? देखो, अपने जीवन जीने के लिए आपको पता है भोजन की बहुत आवश्यकता होती है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। कितनी होनी चाहिए, है ना? कितनी होनी चाहिए? जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य का जीवन होता है, तो हमें भी क्या चाहिए? भी प्रतिदिन आहार चाहिए, है ना। आहार के रूप में हम कुछ ना कुछ खाते हैं, जैसे खाना खाते हैं, रोटी है, सब्जी है, कुछ ना कुछ खाते हैं। उसी प्रकार पशुओं में भी क्या होता है कि अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए एक आहार देना पड़ता है। आहार कितना देना पड़ता है? भी 24 घंटे में जो भी पशु को हम खिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? भी आहार कहते हैं। यानी कि सुबह से शाम तक जो भी पशु को हम खिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? भी आहार कहते हैं। तो आहार का हम निर्धारित कैसे करेंगे? तो देखो, अगर कोई छोटा पशु है तो उसको कम आहार चाहिए, यानी कि कितना चाहिए। बड़ा पशु है तो उसको कितना आहार चाहिए। या कोई अन्य भी पशु है, यानी कि किस पशु को अत्यधिक यानी कि उसके अतिरिक्त भी आहार दिया जाता है, वो कौन से पशु होते हैं, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आहार है, पशु आहार आज का टॉपिक है वो क्या? भी पशु आहार है। पशु आहार में से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है? देखो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन जरूर आता है। और जब यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले है राशन। सबसे पहले क्या भाई? राशन है। सबसे पहले क्या भाई? राशन। राशन क्या होता है कि भोज्य पदार्थों की वह मात्रा जो पशु को सामान्यतः 24 घंटों की अवधि में खिलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? भी राशन कहलाते हैं। यानी कि 24 घंटे में जो कुछ भी हम पशु को खिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? भी राशन कहते हैं। ठीक है ना। तो राशन 24 घंटे में, और पशु को 24 घंटे में यानी कि 10-10 घंटे के अंतराल में 2 बार है जो आहार देना चाहिए। अब सबसे पहले आता है भोज्य पदार्थ। क्या था भी? भोज्य पदार्थ जिसे क्या बोलते हैं? भी फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी फीड बोलते हैं। फीड क्या होता है? पशु को दिए जाने वाला आहार का अवयव। अवयव का मतलब यानी कि सिर्फ एक ही, यानी कि जितना भी दिया जाता है उसका एक, जैसे कोई चारा हो सकता है या दाना हो सकता है, उसे बोलते हैं भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ या फीड क्या होता है? यानी कि पशु को हम 24 घंटे में जितना भी आहार देते हैं, इसमें से एक अवयव, यानी कि चाहे हम एक पूरे दिन चारा ही चारा दे, यानी कि चारा दिया या दाना दिया, तो एक है ना चारा है या दाना है, इसे ही क्या कहते हैं? भी भोज्य पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं संतुलित आहार कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार क्या होता है कि पशु को दिए जाने वाला वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उचित अनुपात में उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हमने देखा एक तो होता है आहार। आहार क्या होता है? 24 घंटे में जो भी हम पशु को देते हैं उसे बोलते हैं आहार। भोज्य पदार्थ क्या होता है? जितना भी आहार देता है उसमें से सिर्फ अगर हम एक ही अवयव की बात करते हैं, जैसे कोई दाना है, कोई चारा है, उसे क्या कहते हैं? भी भोज्य पदार्थ कहते हैं। संतुलित आहार क्या होता है कि जो भी हम पशु को खिला रहे हैं उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन क्या संतुलित अनुपात में है क्या? यानी कि जितनी पशु को यानी कि प्रोटीन चाहिए उतनी है क्या उसमें, जितनी विटामिन चाहिए उतनी है या नहीं है। अगर कोई भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो पशु में वो पूर्ति नहीं कर सकता है ना। तो संतुलित आहार का मतलब होता है कि यानी कि सभी पोषक तत्वों का मतलब क्या हो गया कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये क्या होने चाहिए? प्रचुर मात्रा में उस भोजन में होना चाहिए, तभी पशु को हम संतुलित आहार दे सकते हैं। ठीक है ना। तो संतुलित आहार को आपको मुख्य रूप से याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं भी? बैलेंस्ड राशन भी बोलते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि बैलेंस बनाए रखना, है ना, उसी बोलते हैं बैलेंस्ड राशन। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह आहार क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है, यानी कि यह इसको देने से सिर्फ पशु का जीवन का निर्वाह हो सकता है। इसमें न तो पशु की, यानी कि इसको देने से न तो पशु में कोई वृद्धि होती है, न इसमें घटता है, न इसके कोई तापमान पर इफेक्ट पड़ता है, न उसके कोई स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है ना, है ना। कि जीवन निर्वाह आहार क्या होता है कि यह आहार की वह मात्रा है जो पशु को स्वस्थ व यथावत बनाए रखने के लिए दी जाती है। यानी कि सिर्फ एक वह अपने जीवन को निर्वाह कर सकता है निरंतर रूप से, यानी कि प्रतिदिन वह जीवित रह सकता है, उसके स्वास्थ्य पर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि हमने ये आहार दिया, इससे हम उससे अपेक्षा करेंगे कि इससे हमें ज्यादा कोई उत्पादन होगा, यानी कि इससे हमें ज्यादा मांस प्राप्त होगा, ज्यादा ऊन प्राप्त होगी, ज्यादा अंडा प्राप्त होगा, ज्यादा दूध प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन निर्वाह आहार सिर्फ वही होता है जिसे हम एक रूटीन में लेते रहते हैं, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, उत्पादन आहार। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन आहार क्या होता है। उत्पादन आहार वो होता है कि जीवन निर्वाह के, यानी कि पशु को जीवन निर्वाह के लिए हम जितना भी कुछ उसको आहार देते हैं, उसके अतिरिक्त जो उसे आहार देते हैं उसे बोलते हैं उत्पादन आहार, या इसको बोलते हैं अतिरिक्त आहार, या इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, या इसको क्या बोलते हैं अभी, प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। उत्पादन को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। तो जो उत्पादन आहार है वो क्या होता है कि जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो भी हम उसे दाना देते हैं, या जिसे दलिया बोलते हैं, जो भी हम उसको अतिरिक्त आहार दे रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, उत्पादन आहार बोलते हैं। यह आहार की वह मात्रा होती है जो पशु को जीवन निर्वाह के अतिरिक्त, याद रखना, जीवन निर्वाह के अतिरिक्त उत्पादन कार्य के लिए दी जाती है। यानी किसको, यानी कि जिस पशु से हमें अधिक क्या प्राप्त करना हो, मांस प्राप्त करना हो, उत्पादन के रूप में कुछ भी हो सकता है ना। उत्पादन के रूप में क्या हो सकता है कि मांस प्राप्त करने के लिए, अंडा प्राप्त करने के लिए, है ना, अंडा प्राप्त करने के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए, और दूध प्राप्त करने के लिए, यानी कि दूध ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, और मांस, अंडा, ऊन, दूध हो गया। और क्या भी, अगर कोई किसी पशु है उसको कृषि कार्य में काम में लेना है तो भी उसको हमें अतिरिक्त आहार देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जितना रोजाना दे रहे हैं, यानी कि अब मैं आपको बोलूं कि आज जैसे आप 2 रोटी खा रहे हो, ठीक है, कल भी 2 खा रहे हो, यानी कि हम निरंतर रूप से 2 ही रोटी खा रहे हैं, और 2 रोटी खा रहे हैं। आज हमने थोड़ा काम ज्यादा किया, यानी कि आज हमने खेत में ज्यादा काम किया तो हमें ज्यादा रोटी की जरूरत होती है ना, भूख ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा पीते हैं। तो वही सेम पशुओं में होता है। अगर हमें उसको खेत में काम में लेना है या उसको प्रजनन के काम में लेना है, तो उसको जो हम जैसे हम उसको 2 किलो दाना दे रहे हैं या 10 किलो जो चारा दे रहे हैं, तो अगर उससे हम काम में ले रहे हैं किसी अन्य के लिए, तो हमको उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और यही क्या होता है बच्चों, उत्पादन आहार होता है। तो मांस, अंडा, ऊन, दूध कृषि कार्यों या क्या भी प्रजनन के लिए, जैसे कोई सांड होता है उसको प्रजनन के लिए लेते हैं, तो उसको भी क्या देते हैं, अतिरिक्त आहार देते हैं, दाना देते हैं और प्रतिदिन देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है आहार क्या होता है। 24 घंटे में जो भी हम पशु को खिलाते हैं उसे आहार कहते हैं। भोज्य पदार्थ क्या होता है कि पशु के आहार में एक अवयव होता है, यानी कि कोई दाना हो सकता है, चारा हो सकता है, उसको भोज्य पदार्थ या फीड बोलते हैं। संतुलित आहार क्या होता है कि पशु को दिए जाने वाला वह आहार जिसमें अनुचित रूप में, यानी कि पूरे अनुपात में वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। संतुलित आहार का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भोजन है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, है ना, क्रूड प्रोटीन ज्यादा है, कोई विटामिन नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि सभी पोषक तत्व तो समान अनुपात में होने चाहिए। फिर आता है उत्पादन आहार। उत्पादन आहार क्या होता है कि यानी कि कोई पशु से हमें कोई भी काम में लेना है, यानी कि इससे कोई गाय है उससे हमें ज्यादा दूध प्राप्त करना है, कोई भैंस है उससे हमें ज्यादा मांस प्राप्त करना है, कोई मुर्गी है उससे हमें अंडा प्राप्त करना है, कोई भेड़ है उससे हमें ऊन प्राप्त करनी है, या कोई बैल है उसको हमें कृषि कार्य के लिए काम में लेना है। तो अगर हमें ये सभी काम करने हैं तो इसके लिए हमें, अगर हम उसको रोजाना 10 किलोग्राम चारा दे रहे हैं, तो अगर हम इनके लिए काम में ले रहे हैं तो इसकी मात्रा वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। और बढ़ाने के साथ साथ हमें इसको दाना भी देना पड़ेगा। दाना क्यों देते हैं? क्योंकि दाना से प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण पशु का आहार है वो थोड़ा, उसको ऊर्जा है वो अतिरिक्त
मिल जाती है। अगर हम आप कह दो कि सर हम इसको अगर न दे तो न देंगे तो पशु क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। आज हम जिम में जाते हैं तो जिम में जाने के बाद क्या करते हैं, आने के बाद हम केले खाते हैं, दूध पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो पता है कि जो हमारी ऊर्जा थी वो तो हम जिम में बहा आए। तो इसीलिए कहते हैं कि संतुलित उत्पादन आहार क्या होता है कि पशु के जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो भी उसे आहार दिया जाता है प्रतिदिन, उसे उत्पादन आहार कहते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, आहार से संबंधित जानकारियां क्या है, यानी कि आहार किस प्रकार से देना चाहिए, कौन सा आहार हमें लगातार देने से उसको बीमारियां हो जाती है। जैसा कि आपने सुना है, कोई हम अगर खाली पेट है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि सुबह सुबह अगर चाय पी लेते हैं तो उसमें गैस बन जाती है ना। तो उसी प्रकार पशुओं में क्या होता है, अगर हम खाली पेट उसको फलियों वाला चारा खिला देते हैं तो उसके पेट में आफरा आ जाता है। क्या आ जाता है? आफरा आ जाता है। लगभग 10 घंटे के अंतराल पर दिन में 2 बार आहार देना चाहिए। तो ये भी पूछा जाता है कि पशु को दिन में कितनी बार आहार देना चाहिए, तो पशु को दिन में 2 बार आहार देना चाहिए और 10-10 घंटे के अंतराल में है जो आहार देना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है कि गाय को प्रतिदिन हरा चारा कितना खिलाना चाहिए, तो गाय को प्रतिदिन हरा चारा 15 से 20 किलोग्राम खिलाना चाहिए। चारे के रसीलेपन के अनुसार ही खिलाया जाता है, ठीक है ना। फिर क्या है कि पशुओं को खाली पेट, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पशुओं को कब फलीदार हरा चारा खिलाने से जो आफरा आ जाता है, या कौन सा चारा खिलाने से वो आफरा आ जाता है, तो पशुओं को खाली पेट फलीदार चारा न खिलाएं। इससे, क्योंकि अगर हम न खिलाएं, ठीक है ना, अगर हम इसको खिला देते हैं तो आफरा आने की संभावना रहती है। और इस आफरा को क्या कहते हैं, मैं बार बार बताता हूं, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको ब्लोएट कहते हैं। क्या कहते हैं? आफरा को इंग्लिश में ब्लोएट कहते हैं। आफरा आ जाता है, इसमें आता है कि पशु का रुमेन है, हमने पढ़ा था अमाशय के आधार पर, रुमेन है वो क्या हुई, फूल जाता है। इस रुमेन में क्या बढ़ जाती है, गैस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है भी? गैस बढ़ जाती है। अब ये पूछ ले कि ये रुमेन किस तरफ होता है पशु में, तो पशु में रुमेन है वो बाईं तरफ होता है। कहाँ होता है भाई? बाईं तरफ होता है। अगर इसमें गैस बढ़ जाए तो अब इस गैस को हमें निकालनी भी होगी। अब इस गैस को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक यंत्र काम में लेते हैं, एक सुई काम में लेती है, उसका नाम होता है ट्रोकोर कैन्युला। क्या नाम होता है भी? उसका नाम होता है ट्रोकोर कैन्युला। ट्रोकोर कैन्युला क्या नाम होता है बच्चों? ट्रोकोर कैन्युला नाम होता है। यह जो सुई होती है ये क्या होती है, त्रिकोणीय आकृति की होती है। क्या होती है? त्रिकोणीय आकृति की होती है। ये क्या होती है भी? त्रिकोणीय आकृति की होती है। इसको क्या करते हैं कि पशु की जो कोख होती है, पशु की जो कोख होती है, इस कोख में मारकर यहाँ पर छेद कर दिया जाता है और छेद करने से पशु के रुमेन भाग से गैस बाहर निकल जाती है, जिससे पशु का आफरा है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर इसको हम नहीं निकाले तो पशु की मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो बहुत बार पूछा जाता है कि आफरा एक रोग है। आफरा एक रोग है, तो आफरा किसके कारण होता है? ये होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, यानी कि पशु के पाचन संबंधी रोग है, उपापचयी गड़बड़ी के कारण ये रोग होता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रुमेन पशु में किस तरफ होता है? बाईं तरफ होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि पशुओं में कास्टिंग क्या होता है कि अगर उसका सींग रोदन करना है, अगर उसको दवाई पिलानी है, अगर उसके खुर काटने हैं, अगर उसको बदियाकरण करना है, तो इन क्रियाओं के लिए पशु को गिराया जाता है। और गिराना का भी पूछा जाता है कि किस तरफ गिराना चाहिए, तो पशु को दाईं तरफ गिराना चाहिए। और इस गिराने की विधि को ही क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। अब पूछा जाता है कि दाईं तरफ क्यों गिराना चाहिए, क्योंकि पशु के बाईं तरफ क्या होता है? रुमेन होता है। क्या होता है भाई? रुमेन होता है, ठीक है ना। और रुमेन में गैस बढ़ जाती है जिसको ट्रोकोर कैन्युला द्वारा निकाली जाती है, याद रखना, ठीक है ना। फिर है दूध निकालने से आधा घंटे पहले चारा खिलाना चाहिए, ठीक है ना। पूछ ले कि कितने घंटे पहले वो चारा खिलाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर जो पशु का है कि चारा कब खिलाना चाहिए, यानी कि पशु को कब चारा खिलाते हैं? जब दूध बनता है। तो याद रखना पशु में दूध है वो हर समय बनता रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम उसको चारा खिलाएंगे तभी दूध बनेगा। पशु में हर मिनट हर सेकंड है वो दूध बनता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विभिन्न पशुओं का आहार निर्धारण। अब हमने ये तो पढ़ लिया भी जो आहार मतलब कौन से आहार होते हैं, भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, संतुलित आहार क्या होता है, उत्पादन आहार क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब है कि कौन से पशु को कितना आहार देना है और ये किस पर निर्भर करता है, तो इसके बारे में हम अभी देखते हैं। अभी क्या है कि शुष्क पदार्थ की मात्रा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रट्टा मार देना इसका। गाय बैल, याद रखना, गाय बैल बछड़ा सांड को 100 किलोग्राम भार पर कितना
100 किलोग्राम भार पर कितना चारा खिलाया जाता है? तो 2.5 किलोग्राम, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है आपको 2.5 किलो देगा, वो क्या लिख देगा? 2.5%। क्या लिख देगा? 2.5%, ठीक है ना। 2.5% कैसे हुआ? अब आपको पता है कि 100 का 2.5% क्या होता है भाई? 100 का 2.5% क्या होता है? 100 का 2.5% 2.5 किलोग्राम ही होता है ना। तो याद रखना, गाय, बैल, बछड़ा, सांड को 100 किलोग्राम भार पर 2.5 किलोग्राम शुष्क चारा दिया जाता है, ठीक है ना। और गाय का अलग है, भैंस का अलग है। अगर आपको पूछ ले कि भैंस को 100 किलोग्राम पर, भैंस को 100 किलोग्राम पर, भैंस को 100 किलोग्राम वजन पर कितना शुष्क चारा देना चाहिए? तो 3 किलोग्राम। भैंस को 3 किलोग्राम, गाय को 2.5 किलोग्राम। गाय को हमेशा सब कुछ कम ही मिलता है। कैसे मिलता है? देखो, एक तो क्या आ गया? शुष्क चारा आ गया। शुष्क चारा कितना मिला? 2.5 किलोग्राम मिला। उसी प्रकार क्या होता है कि 3 किलोग्राम, सॉरी 3 लीटर 3 लीटर दूध पर 3 लीटर दूध पर भैंस को 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए, ठीक है ना। भैंस को तो 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना, सॉरी गाय को तो 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं, और भैंस को 2.5 लीटर पर, भैंस को 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं। तो अब देख सकते हो ना, भैंस दूध कम दे रही है, यानी 2.5 लीटर दे रही है, तो भी इसको 1 किलो दाना दे रहे हैं। और गाय है वो 3 लीटर दूध दे रही है, फिर भी इसको 3 लीटर पर 1 किलोग्राम दाना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये दाने की बात कर रहा हूं। और इसमें क्या करते हैं, गाय को 100 किलोग्राम वजन पर 2.5 किलोग्राम ही देते हैं, और भैंस को 100 किलोग्राम वजन पर 3 किलोग्राम शुष्क चारा देते हैं। और पूछा जाता है, ये 3% भी इसको हम बोल सकते हैं कि गाय को 100 किलोग्राम वजन पर कितना शुष्क चारा देते हैं? तो 2.5% या 2.5 किलोग्राम दिया जाता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि एक गाय है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, एक गाय है जिसका वजन कितना है? एक गाय है जिसका वजन कितना है भाई? वजन है 500 किलोग्राम। वजन कितना है? 500 किलोग्राम है। तो इसको कितनी शुष्क चारा की मात्रा होगी? कितनी शुष्क चारा देना चाहिए? तो अब आपको पता है कि 100 किलोग्राम पर कितना देते हैं? तो 100 किलोग्राम पर सर 2.5 किलोग्राम देते हैं। 100 किलोग्राम पर कितना देते हैं? 2.5 किलोग्राम देते हैं, है ना। तो 5 को कर लो, इसको ज्यादा नहीं आता कैलकुलेशन, इसको 5 बार लिख लो, है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्यादा आपको जोड़ घटाव नहीं आ रहे। 2 4 6 8 10 हो गया, 10 से 1 2 और आधा, है ना। 12.5 किलोग्राम कितना देंगे? 12.5 किलोग्राम है वो 500 किलोग्राम पर क्या देंगे भाई? शुष्क चारा देंगे, ठीक है ना। अब आपको पूछ ले तो आप आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार भैंस में हो जाएगा, भैंस को 5 किलोग्राम पर कितना देंगे? तो 100 किलोग्राम पर 3 दे रहे हैं, और 100 किलोग्राम पर तो 3 किलोग्राम दे रहे हैं, तो 500 किलोग्राम पर कितना देंगे? 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 15 किलोग्राम, ठीक है ना। बस इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और या सीधा ही पूछ लेगा कि 100 किलोग्राम पर गाय को कितना देते हैं और भैंस को कितना देते हैं, ठीक है ना। फिर है दाने की मात्रा, ये मैंने बता दिया। अगर आपको सीधा पूछ ले कि जीवन निर्वाह के लिए दाना कितना देना चाहिए? तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रतिदिन, 1.5 से 2 किलोग्राम प्रतिदिन देना चाहिए, ठीक है ना, प्रतिदिन, ठीक है। सांड को प्रजनन के लिए कितना दिया जाता है? तो 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दिया जाता है। और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना, कि सांड को प्रजनन के लिए कितना दाना प्रतिदिन देते हैं? तो 2 किलोग्राम देते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पूछ ले कि ज्ञापिन पशु को कब कितना दिया जाता है? तो 1 से 2 किलोग्राम प्रतिदिन दिया जाता है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ज्ञापिन पशु को जो दाना देना है कब से प्रारंभ किया जाता है? तो 5वें माह से, ठीक है ना, 5वें माह से जो स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना, 5वें माह से वो स्टार्ट किया जाता है। फिर है दूध उत्पादन के लिए 3 लीटर दूध देने वाली 3 लीटर दूध देने वाली गाय को 3 लीटर दूध देने वाली गाय को कितना दाना देते हैं? 1 किलोग्राम दाना देते हैं। और 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को, यानी कि भैंस को 2.5 लीटर दूध पर कितना देते हैं? 1 किलोग्राम दाना देते हैं, ठीक है ना। तो गाय को तो 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं, और भैंस को 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि एक गाय है, ठीक है ना, एक गाय है वो 9 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, ठीक है ना। तो इसको कितना दाना देंगे? तो अब आपको पता है गाय को 3 लीटर पर हम 1 किलोग्राम देते हैं, है ना, ये देते हैं। और फिर 9 में, तो 9 में आप 3 का भाग दे दो, 3 तिया 9, तो कितना देंगे?
3 किलोग्राम दाना देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है। अब भैंस का भी आप आसानी से कर सकते हो। भैंस का पूछ ले, भैंस को 10 किलोग्राम सॉरी 10 लीटर, भैंस को 10 लीटर दूध पर कितना दाना देंगे, 10 लीटर पर कितना दाना देंगे भैंस को। तो आपको पता है कि 2.5 लीटर पर 1 किलोग्राम देते हैं, तो इसमें 5 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम दाना देंगे, 4 किलोग्राम दाना देंगे। बस 2.5 पर 1 दिया, 5 पर 2 दिया, और 7.5 पर 3 दिया, और 10 पर 4 किलोग्राम देंगे। इसी प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पूछा जाता है, ऐसा नहीं है पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन ना दे पर ये सीधा पूछ सकता है। चारे की मात्रा, सूखे हुए हरे चारे का, सूखे हुए हरे चारे का अनुपात 1:3 होता है। सूखे हुए रसीले चारे का अनुपात 1:4/5 होता है। 2/3 भाग अदलनी व 1/3 भाग वो दलनी चारा देवे, ठीक है ना। अब क्या खनिज लवण, कि खनिज लवण प्रतिदिन कितना देना चाहिए। अगर ये पूछ लिया कि नमक की मात्रा, यानी कि प्रतिदिन पशु को नमक कितना देना चाहिए, तो प्रतिदिन पशु को नमक वो 30 ग्राम देना चाहिए। कितना भाई, 30 ग्राम नमक देना चाहिए। वहीं अगर ऊंट में पूछे तो ऊंट में लगभग 70 से 100 ग्राम जो प्रतिदिन नमक देना चाहिए, ठीक है। तो ये था नमक की मात्रा। अब आगे क्या है, गर्भवती गाय का आहार। गर्भवती को 10 किलोग्राम हरा चारा प्लस 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए, ठीक है। 8 माह की अगर गाभिन है उसको 10 किलोग्राम हरा चारा, जैसे जैसे पास में आएगा गर्भकाल उसमें क्या भी उसको दाने की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। फिर उसको 2 किलोग्राम कर दिया। 9 माह की आई तब इसमें 2.5 से 3 किलोग्राम दाना दे दिया। 5 लीटर दूध देने वाली गाय को 14 से 15% वो प्रोटीन युक्त दाना देवे। बस पढ़ा हुआ होना चाहिए। बैल का आहार देने यानी कि दाने की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, याद रखना कि बैल को कितना दे। अब आपने पढ़ा कि गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं, भैंस को 2.5 लीटर दूध पर वो 1 किलोग्राम दाना देते हैं। उसी प्रकार बैल को कितने देते हैं, तो अगर बैल हल्के कार्य के लिए काम में लिए जा रहे हैं ना, हल्के कार्य में काम ले रहे हैं, तो बैल को देना चाहिए 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति डे, ठीक है ना, प्रतिदिन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दे दिया कल नहीं दिया। मध्यम कार्य के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम प्रतिदिन हो गया। और भारी कार्य के लिए 3 से 4 किलोग्राम, ठीक है ना, 3 से 4 किलोग्राम। और यही पूछा गया था, ठीक है ना, 3 से 4 किलोग्राम है वो प्रतिदिन दाना देना चाहिए भारी कार्य के काम में देने के लिए, ठीक है। अब है कि पशु के आहार का वर्गीकरण, ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन से पशु को कितना आहार देना चाहिए और कब देना चाहिए। अब क्या है पशु के आहार का वर्गीकरण, पशु के आहार का वर्गीकरण यानी कौन सा आहार देना चाहिए, ठीक है ना। चारा या रफेद, चारा या रफेद, चारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रफेद कहते हैं, ठीक है ना। ये कितना देना चाहिए, देखो सबसे पहले कि चारे में होता क्या है, सबसे पहले क्या, चारे में होता क्या है, और यही पूछा जाता है कि चारे में क्या होता है और दाने में क्या होता है। देखो चारे में कच्चा रेशा कितना होता है, 18% से क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। अब याद रखना दोनों देगा। चारे में रेशे की मात्रा, अब आपको पता है चारा है तो चारे में रेशे की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और दाने में रेशे की मात्रा क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। अब यही मैं कंपेरिजन करा देता हूं। अगर वही पूछ ले कि दाने में रेशे की मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है, क्रूड फाइबर जिसे बोलते हैं, कितनी होती है, इसमें होती है 18% से कम। दाने में जो रेशे की मात्रा है वो 18 से कम होती है, और चारे में क्या होती है, 18 से ज्यादा होती है। अब आपको याद रखना ये जो निशान है ना, ये निशान अगर ये जैसे 18 से ज्यादा, ये क्या है भी ज्यादा, ये क्या लगा दिया मैंने, संख्या के इधर लगा दिया। अगर वही मैं इसको यही लगा देता हूँ ना यहाँ, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 18 से ज्यादा नहीं है, अब ये क्या 18 से कम है, क्या है भी 18 से कम है। याद रखना अगर इस संख्या को बाद में लगा रहे हैं, ये तो आपको पता है बाद में, तो इसका मतलब सही होता है, यानी कि जिस तरफ ये खुला रहता है, जिस तरफ ये खुला रहता है उस तरफ क्या होता है भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। और जिस तरफ बंद रहता है उस तरफ क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। अगर इसको यहाँ लगा रहा है तो इसका मतलब ज्यादा है, अगर मैं इस तरीके से लगाता तो 18 से कम। यहाँ जैसे आपको पता है मैंने संख्या दे दी इस प्रकार से, 18 से इस प्रकार से, है ना। अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, कम, लेकिन आप इसको इधर उल्टा करके लिख दो। अब इसका मतलब क्या है, 18 से ज्यादा है, ये क्या है 18 से ज्यादा है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से भी आता है कि कच्चे रेशे में क्या होता है, जो चारे में कच्चा रेशा कितना होता है, 18% से क्या होता है भी ज्यादा होता है, और दाने में क्या होता है, कम होता है। फिर है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट कितना होता है चारे में, 60% से कम होता है। अब आपको बताएं, अब हम इमेजिन करते हैं कि चारे को आसानी से पचा सकता है या दाने को, तो आपको भी बताएं कि दाने को है जो आसानी से पचाया जा सकता है ना। तो चारे में टीडीएन कितना होता है, 60% से कम होता है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि दाने में क्या होता है, दाने में क्या होता है, 60% से ज्यादा होता है। इसका उल्टा कर दो दाने का, ठीक है ना, एक का याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दाने में टीडीएन कितना होता है, तो वो होता है 60 से ज्यादा होता है। वो क्या होता है, 60 से ज्यादा होता है। सीएफ का मतलब क्या हो गया, क्रूड फाइबर। क्या होता है, क्रूड फाइबर, कच्चा रेशा, ठीक है ना। और टीडीएन का मतलब होता है कुल पाच्य पोषक, या बोलते हैं टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो दोनों का भी याद रखना है। कैसे रखेंगे, बस इतनी याद रखनी है, चारा और दाना, चारा और दाना, बस एक का याद रख लो। क्रूड फाइबर इसमें कितना होता है, इसमें होता है 18 से ज्यादा, ठीक है ना, रेशा ज्यादा होगा चारे में। दाने में क्या होता है, क्रूड फाइबर, इसका उल्टा कर दो, 18 से कम होता है। वहीं हम अगर बात करें टीडीएन की, किसकी, टीडीएन की, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट कितना होता है, चारे में क्या होगा, यानी कि दाने की अपेक्षा ये कम पाचन योग्य है, तो 60 से कम, और ये क्या होगा, 60 से ज्यादा। बस इतना ही तो है। अब क्या है, सूखा चारा और हरा चारा, दोनों याद रखना। सूखा चारा कितना, हरा चारा कौन सा, इसी में से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024 को क्वेश्चन आया था। क्या आया था वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। एक होता है दलहनी चारा, एक होता है अदलहनी चारा, इसको बोलते हैं लेग्यूम। ये लगता है इसमें एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। ये होता है लेग्यूम, इसको बोलते हैं नॉन लेग्यूम। इसको क्या बोलते हैं, नॉन लेग्यूम, इसको बोलते हैं नॉन लेग्यूम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नॉन लेग्यूम। लेग्यूम और नॉन लेग्यूम। सूखा चारा कौन सा होता है, हरा चारा कौन सा होता है। अब आपको पता है कि कोई भी हमारे पास फसल है, ठीक है, कोई भी हमारे पास फसल है, क्या हम सभी फसलों को हरी अवस्था में काट कर खिला सकते हैं क्या, नहीं खिला सकते। कैसे, मूंगफली है, ठीक है, तो क्या हम मूंगफली को, मूंगफली लगने से पहले हम हरी खिला देंगे क्या बच्चों को, नहीं खिलाते ना। क्या करते हैं, उसका चारे खिलाते हैं ना, उसका चारा खिलाते हैं। तो चारा क्या होता है, सूखा होता है, तो इस सूखे चारे में आएगा। फिर दूसरी क्या होती है, जिससे आपके पास पता, आपको गेहूं होती है, क्या हम गेहूं को सीधा काट कर खिला देते हैं क्या, हरी, नहीं खिलाते हैं। क्यों नहीं खिलाते, क्योंकि उसकी हम तूड़ी खिलाते हैं ना, जिसे तूड़ी बोलते हैं, तूड़ी खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं, क्योंकि हम गेहूं को पहले निकालेंगे, बेचेंगे, उसके बाद जो उसको खिलाएंगे, ठीक है ना। तो वो किस में आ जाएगा, सूखे चारे में आ जाएगा। कुछ एक फसलें होती है, उनको हम हरी अवस्था में काट कर खिला देते हैं, क्योंकि उनका हमारा पर्पज यही होता है कि इससे हमें कोई ज्यादा आमदनी नहीं लेनी है। जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, और रिजका हो गया, बरसीम हो गया, इनको हम सीधा हरा काट कर खिला देते हैं। तो अब याद रखना, इसमें से पूछा जाता है सूखा चारा कौन सा है, हरा चारा कौन सा है। इसमें आगे और आएगा, दाने में आएगा, प्रोटीन युक्त दाने कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने कौन से होते हैं। थोड़ा टफ है, लेकिन दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो दलहनी, दलहनी वो होती है, दाल वाली फसलों को बोलते हैं दलहनी, ठीक है ना। मटर है, अरहर है, मूंगफली है, भुस्सा या है, ये क्या भी दलहनी सूखा चारे का उदाहरण है। गेहूं क्या है भी, ग्रेमिनी कुल की है, गेहूं है, जौ है, जई है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये क्या है, अदलहनी है, यानी कि दाल वाली फसल नहीं है, यह ग्रेमिनी कुल की, ठीक है ना। ये क्या भी ग्रेमिनी कुल की है, गेहूं, जौ, जई, ज्वार। अब आपको पता है गेहूं होती है, उस गेहूं को क्या करते हैं, जब गेहूं निकाल लेते हैं उसके बाद तूड़ी होती है, उसी को खिलाते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगी, अदलहनी सूखा चारा। अब आपको क्या देगा, आपको ये देगा कि गेहूं, गेहूं उदाहरण है, गेहूं उदाहरण है। तो गेहूं उदाहरण किसका है कि दलहनी हरा चारा, दलहनी सूखा चारा, अदलहनी सूखा चारा, अदलहनी हरा चारा। अब आपको पता है कि गेहूं का क्या, पहली बात तो गेहूं क्या है कि नॉन लेग्यूम क्रॉप है, यानी कि ग्रेमिनी कुल की है, ठीक है, तो अदलहनी अदलहनी होगी। दूसरा आपको पता है, अब हम इसकी तूड़ी खिलाते हैं, तूड़ी क्या होती है, सूखी होती है, हरी नहीं होगी, तो क्या होगा, सूखा चारा। बस यही क्वेश्चन बनता है। फिर क्या है, हरा चारा, हरे चारे के रूप में कौन सी खिलाते हैं, दलहनी और अदलहनी, लेग्यूम और नॉन लेग्यूम। तो रिजका, बरसीम, चौला, गुआर, ये किस कुल की है, ये लेग्यूम क्रॉप है ना। तो अभी रिजका को क्या करते हैं, रिजका को हरी अवस्था में काट कर खिलाते हैं, आपको पता है। बरसीम को भी हरी अवस्था में काट कर खिलाते हैं, चौला को भी खिलाते हैं, और गुआर को भी खिलाते हैं। कब खिलाते हैं, प्री फ्लोरिंग, ठीक है ना।
फिर होती है अदलनी, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, जो ये क्या है नॉन लेग्यूम है, ग्रेमिनी कुल की है, इनको क्या करते हैं भी हरी अवस्था में काट कर खिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है सूखा चारा और ये होता है हरा चारा। अब आपको पूछ ले कि सूखा चारा कितना खिलाते हैं और हरा चारा कितना खिलाते हैं, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। टोटल 100% होता है ना, टोटल कितना होता है 100% होता है, उसका 2/3 भाग, 2/3 भाग तो क्या खिलाते हैं सूखा चारा खिलाते हैं, और 1/3 क्या खिलाते हैं हरा चारा खिलाते हैं, ठीक है ना। 1/3 क्या खिलाते हैं हरा चारा खिलाते हैं, यानी कि 66% तो क्या होता है सूखा चारा और 33% क्या होता है भाई हरा चारा होता है, ठीक है ना। तो कुल आहार यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो देखो 2 होती है, तो क्या होता है देखो, यानी कि टोटल हमारे पास क्या अभी 10 किलोग्राम क्या है पशु को हमको आहार दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 10 किलोग्राम पशु को आहार दे रहे हैं, ठीक है ना। 10 किलोग्राम पशु को क्या दे रहे हैं आहार दे रहे हैं, ठीक है ना। इस आहार में क्या होता है 1/3 भाग तो उसको दाना देते हैं, 1/3 भाग क्या देते हैं दाना देते हैं, और 2/3 भाग क्या देते हैं चारा देते हैं, 2/3 भाग क्या देते हैं चारा देते हैं। ये क्वेश्चन तो पूछा गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, ठीक है ना। 1/3 दाना, 2/3 चारा, ठीक है ना। यानी कि 10 में से क्या देंगे 10 में से 1/3 यानी 3 किलोग्राम क्या देंगे उसको दाना देंगे, और 7 किलोग्राम क्या देंगे लगभग 6.5 या 7 किलोग्राम, ये 2.5 किलोग्राम होता है, तो ये क्या देंगे चारा देंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस 7 किलोग्राम में से क्या करते हैं 1/3 तो हरा देते हैं और 2/3 क्या देते हैं शुष्क चारा देते हैं, ठीक है ना। बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। अब क्या है दाना या रातिब, पहला हमने क्या पढ़ा चारा, चारा क्या बोलते हैं रफेज बोलते हैं। अब दाना रातिब या इसको बोलते हैं बांटा, हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं बांटा बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है जो क्रूड फाइबर होता है वो क्या होता है 18% से क्या होता है भाई कम होता है, ठीक है ना, कम होता है इसमें दाना में। और वहीं अगर हम बात करें चारे में, तो चारे में ये क्या होता है 18 से ज्यादा होता है। टोटल डाइजेस्टेबल नाइट्रेट न्यूट्रिएंट्स वो कितना होता है 60% से क्या होता है भाई ज्यादा होता है। तो दाना में यानी दाना है उसको आसानी से पचा सकता है चारे की अपेक्षा, तो दाने में टीडीएन कितना होता है 60 से ज्यादा होता है, और चारे में 60 से कम होता है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चलो फिर भी याद नहीं हुई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है कि प्रोटीन युक्त और कार्बोहाइड्रेट, 2 प्रकार के दाने होते हैं, एक होता है प्रोटीन युक्त, एक होता है कार्बोहाइड्रेट युक्त, ठीक है। इसमें क्या होता है जो प्रोटीन युक्त होते हैं उसमें क्या होता है 18% से अधिक क्या होता है भी डीसीपी होती है। डीसीपी क्या होती है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन क्या होती है 18% से क्या होती है भी ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त में क्या होती है 18% से डीसीपी कम होती है। अब ये पूछ ले आपको पूछ ले कि प्रोटीन युक्त दाने में डीसीपी है उसकी मात्रा होती है तो 18 से ज्यादा, और कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने में क्या होती है डीसीपी 18 से कम होती है, ठीक है ना। अब पशु जनित कौन सा है और वनस्पति जनित कौन सा है, ठीक है ना। पशु से जो भी हमें मिलती है उसमें क्या होता है प्रोटीन होता है, और वनस्पति जनित जो खलियां हैं जिन्हें हम केक बोलते हैं वो भी क्या होती है प्रोटीन युक्त होती है, और बाकी वो क्या होती है कार्बोहाइड्रेट युक्त होती है। कौन सा रकत चूर्ण, हड्डी चूर्ण, मांस चूर्ण, मछली चूर्ण, दुग्ध चूर्ण, ये सभी क्या है पशु जनित प्रोटीन युक्त दाने हैं, ठीक है ना। खाद्य खलियां बिनौले की खली होगी, मूंगफली खली होगी, तिल की खली होगी, सरसों की खली होगी, अनाज व चोकर शुष्क पदार्थ, ये सभी क्या है प्रोटीन युक्त है। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट युक्त, इसमें क्या होती है गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, चावल, तो इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये क्या है कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट युक्त क्या भी दाना है। फिर हो गया खाद्य उत्पाद राइस, पॉलिश, गेहूं, चोकर होगी, दलहन की चूरी होगी, शीरा, ईस्ट होगी, ठीक है। शीरा क्या होता है गन्ने से जब हम गन्ने से जब चीनी निकालते हैं तो उसके ऊपर जो भी कचरा अपशिष्ट आता है उसे बोलते हैं शीरा, ठीक है ना, या मोलासेस भी इसको बोलते हैं। खाद्य संपूरक में क्या होता है विटामिन है, वृद्धि हार्मोन है, एंटीबायोटिक हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो देख लेते हैं। अब आपको क्या देगा आपको ये देगा कि रकत चूर्ण, रकत चूर्ण रकत चूर्ण किस प्रकार का आहार है, किस प्रकार का आहार है।
तो अब आपको पता है ना कि रक्त चूर्ण वो क्या है भी, प्रोटीन युक्त है। पहले बात तो है प्रोटीन युक्त है या कार्बोहाइड्रेट युक्त है, यानी कि पशु से जो भी हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्रोटीन युक्त होता है। तो ये क्या है, प्रोटीन युक्त है। एक नंबर हो गया प्रोटीन युक्त है। 2 नंबर, अब आप बताओ मेरे को ये चारा है या दाना है, तो क्या है, दाना है, तो प्रोटीन युक्त क्या हो जाएगा, दाना हो जाएगा। बस इतनी सिखानी है। बस दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अब आपको ये पूछ लेगा कि खली है। एक तो सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि खली को पशु को जो हम खली खिलाते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है या प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट। पाई तो देखो इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है। लेकिन आपको पूछ ले कि पशु को खली खिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा। क्या होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा। यानी कि हम पशु को खली क्यों खिलाते हैं, खली किसे बोलते हैं, खड़ जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खड़ जिसे बोलते हैं, उसी को खली बोलते हैं। तो खली क्यों खिलाई जाती है, कि पशु में प्रोटीन की मात्रा, ठीक है ना, खली में प्रोटीन होता है, प्रोटीन खिलाने के लिए ही पशु को खली खिलाई जाती है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुओं को खली खिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। दूसरी बात ये होती है, ये तो अगर पशु को खिला रहे हैं तो उद्देश्य होता है प्रोटीन के लिए। अगर आपको पूछ ले कि खली को खेत में क्यों छिड़क रहे हैं, खेत में क्यों छिड़कते हैं, तो खली में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, इसलिए खेत की बुआई करने से 15 से 20 दिन पहले उसको मिला देते हैं। अब हम खली के बारे में भी जानकारी करेंगे कि खली कौन सी अच्छी होती है, कौन सी है वो नुकसानदायक होती है, कौन सी में कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है ना। वो देखो यहाँ बता देते हैं, खली मुख्य मुख्य बता देता हूँ। एक तो ये याद रखना है, अब अगर आपको पता चले कि सरसों की खली में, कि सरसों की खली में ये नहीं लिखना, एक बार ये बता रहा हूं, सरसों की खली में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, फास्फोरस नहीं, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 35% होती है, ठीक है ना। 35% क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है। एक तो ये, ठीक है ना। अब अगर आपको पूछ ले कि पशु को क्यों खिलाई जाती है, कि पशु को क्यों खिलाई जाती है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या होता है खली खिलाने का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या कुछ और दे सकता है, क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के लिए ही खिलाई जाती है, ठीक है ना। बस ये होगी। अब देखते हैं खली में, ठीक है ना, कौन सी खली में नाइट्रोजन कितनी होती है। देखो एक होती है कुसुम की खली, एक किसकी होती है, कुसुम की खली। मैं बात कर रहा हूँ खाद्य खली, पहले कौन सी, खाद्य खली। दो खली होती है, एक होती है खाद्य यानी खानी होगी, एक होती है अखाद्य। सबसे पहले हम बात करें खाद्य खलियों की, ठीक है ना। खाद्य खलियों में कुसुम की खली छिलके रहित, ठीक है ना, ये क्या है, छिलके रहित। फिर आती है मूंगफली की खली, मूंगफली खली। और किसकी आती है, सरसों की खली। और किसकी आती है, तिल की खली, ठीक है ना। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा, किसकी भाई, कौन सी खली में कितनी नाइट्रोजन होती है, कुसुम की खली में छिलके रहित में। कौन सी, देखो कोई भी है, जैसे केला है, तो केला को हम छिलका को हटाकर खाते हैं ना, तो वो अच्छा होता है ना, अच्छा होता है ना। अगर छिलके को साथ खाते हैं तो क्या गंदा होता है, सोचना है। तो उसी प्रकार क्या है कि छिलके रहित तो वो क्या होती है, खाने योग्य होती है, और जो छिलका सहित होता है यानी कि छिलके को साथ खाते हैं वो क्या होती है, अखाद्य होती है, ठीक है ना। अगर आपको पूछ ले कि छिलके रहित कुसुम में कितनी नाइट्रोजन होती है, 7.9%। सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में होती है, छिलके रहित कुसुम में होती है, कुसुम की खली में होता है, ठीक है ना। मूंगफली में कितनी होती है, 7.2% नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ। सरसों में, सरसों में 5.2, सरसों की खली में, सरसों की खली में नाइट्रोजन 5.2, तिल की खली में नाइट्रोजन 6.2% पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन की है। मूंगफली की खली में मैंने प्रोटीन बताई थी, कितनी होती है, मूंगफली की खली में प्रोटीन कितनी होती है, तो 35% होती है, 30 से 35%, ठीक है ना। बस ये याद रखना।
कुसुम की छिलके रहित में 7.9, मूंगफली में 7.2, सरसों में 5.2, तिल में 6.2 नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी खलियां खाद्य है, कौन सी अखाद्य है। तो कुसुम, मूंगफली, सरसों, तिल, ये क्या है? खाद्य खलियां हैं। ये क्या भी? खाद्य खलियां हैं। सर खाद्य तो बता दी, अखाद्य भी बता दो। कौन सी बता दे? अखाद्य भी। अखाद्य में कौन सी होती है? तो अखाद्य में होती है अरंडी, अरंडी, नीम, महुआ। अरंडी, नीम, महुआ, ये क्या होती है? और कौन? कुसुम, कुसुम की छिलके सहित वाली, ठीक है ना। छिलके सहित वाली अखाद्य होती है, छिलके रहित वाली खाद्य होती है। और छिलके सहित वाली में नाइट्रोजन कितनी होती है? इसमें होती है 4.9, इसमें कितनी होती है? 4.9% होती है, ठीक है ना। अरंडी, नीम, महुआ, कुसुम, ये क्या भी छिलके सॉरी ये क्या भी अखाद्य खलियों में वर्गीकृत है। महुआ की खली, अन्य खलियों को तो जो खेत में मिलाते हैं 15 से 20 दिन पूर्व मिलाते हैं, लेकिन महुआ की खली को 2 माह पहले है जो खेत में मिलाया जाता है। और खलियों को खेत में डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। किसके लिए डाला जाता है? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए डाला जाता है। वैसे तो एग्रोनॉमी का टॉपिक है, पर कई बार देखो लगता है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको सर खलियां क्या होती हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अभी क्या, ठीक है। तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बनेगा? अब 2 दे देगा कि जो बिनोले की खली है, बिनोले की खली है वो किस प्रकार का पशु का आहार है? तो वो क्या अभी प्रोटीन युक्त, वो क्या भी प्रोटीन युक्त क्या है? दाना है, ठीक है ना। प्रोटीन युक्त क्या है? दाने में वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है, याद तो आपको करना पड़ेगा, है ना। अब क्या है? खाली पेट केवल फलीदार हरे चारा खिलाने से आफर आने की संभावना रहती है। गेहूं की चोकर में, गेहूं की चोकर होती है जिसे हम छाणस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छाणस बोलते हैं। उसमें डीसीपी की मात्रा कितनी होती है? उसमें डीसीपी की मात्रा कितनी होती है? टोटल सॉरी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन कितना होता है? 12% होता है। याद रखना कितना होता है? 12% होता है। और टीडीएन कितना होता है? टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट कितना होता है? तो 67% होता है, ठीक है। फिर है सूखी कड़वी भूसा है, पुआल में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 90% होती है, ठीक है ना। अब ये याद रखना, ये है इंपॉर्टेंट कि बरसीम, रिजका, मटर, ग्वार और गाजर में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 20 से 25% होती है। कितनी होती है? 20 से 25% होती है। भूसा में क्रूड प्रोटीन नहीं पाया जाता, भूसा में क्रूड प्रोटीन नहीं पाया जाता है। यही से मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि जो भी हम गाय भैंस को तूड़ी खिलाते हैं, या हम और भी इसको कुछ बोलते हैं, जैसे कि कोई भी तूड़ी होगी या नीरा जिसे हम बोलते हैं, साधारण भाषा की बात कर रहा हूँ, ये जो जो भी हम कुछ खिलाते हैं ना पशु को, वो सिर्फ हम उसके पेट को भरने के लिए, यानी कि एक प्रकार से सांत्वना देने के लिए ही देते हैं। उससे न तो उसके कोई दूध में वृद्धि होती, न ही उसके कुछ फर्क पड़ता। बस उसको इससे महसूस होता है कि बस मेरे पेट में, यानी कि मैंने पेट भर दिया है, बस इतना ही फायदा होता है। बाकी इसका कोई भी 1% भी उसके जीवन में काम में नहीं आता, ठीक है ना। तो भूसा में क्रूड प्रोटीन 0 होता है। तो वैसे तो हमने गर्म सुना है, लेकिन हम साइंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्या है प्रश्न कि एक भैंस जिसका शरीर भार 400 किलोग्राम है और 8 लीटर दूध प्रतिदिन दे रही है, तो बताइए कितना दाना व चारा आवश्यक होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन देखो, एक भैंस है, किसकी बात करें? सबसे पहले भैंस की अंडरलाइन कर लीजिए। कितना भार है? 400 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो 400 किलोग्राम के लिए चारे की बात करें, है ना, चारे की। अब आपको पता है कि भैंस को 100 किलोग्राम, भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना चारा देते हैं? भी 3 किलोग्राम। कितना देते हैं? 3 किलोग्राम देते हैं, है ना। तो 400 किलोग्राम पर कितना देंगे? तो 3 को 4 से गुना कर दो, बस 12 किलोग्राम चारा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? वो 8 लीटर क्या दे रही है? भी प्रतिदिन दूध दे रही है, 8 लीटर प्रतिदिन दूध दे रही है। अब आपको पता है कि भैंस को है जो 2.5 लीटर, भैंस को तो क्या भाई, भैंस को 2.5 लीटर दूध पर क्या देते हैं? 1 किलोग्राम दाना देते हैं, है ना। 1 किलोग्राम दाना देते हैं 2.5 किलोग्राम पर। अब आपको पता है 2.5 5 2.5 और ऐड कर दो इसमें, तो लगभग है कितना आ जाएगा? 7.5, है ना। 7.5 पर हम कितना देंगे? इसमें 3 किलोग्राम दाना देंगे। कितना देंगे? 3 किलोग्राम दाना देंगे। इसमें को 100-200 ग्राम ऊपर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हो। लेकिन मुख्यतः मैं जहां तक मेरा अनुभव है, आप यही याद करना
कि गाय को 100 किलोग्राम भार पर 2.5% शुष्क पदार्थ देते हैं या 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं, भैंस को 100 किलोग्राम पर 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देते हैं, गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देते हैं, भैंस को 2.5 लीटर दूध पर वो 1 किलोग्राम दाना देते हैं। यहीं से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर याद रखना कि गाय भैंस को प्रतिदिन 30 ग्राम है जो नमक देना चाहिए। इसके अलावा जो आहार का वर्गीकरण है वो याद रखना कि जो पशु होता है गाय भैंस है उनको क्या करते हैं कि टोटल यानी कि जो भी शुष्क पदार्थ दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, तो कुल आहार का 2/3 भाग, कुल आहार का 2/3 भाग किया जाता है, आहार शुष्क पदार्थ दिया जाता है। और कुल आहार का दाना कितना देते हैं, तो कुल आहार का दाना वो 1/3 भाग वो क्या देते हैं, दाना देते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, इसको गुणा कर दो 100 से, किससे, 100 से, तो 3 तिया 9, 1 रह गया, 1 इसमें बच गया 0, 3 तिया 9। इस 33 को 2 से गुना करेंगे तो लगभग 66%, कितना, 66%। दाना कितना देते हैं, 1/3, इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 1 और 3 तिया 9, तो 33 से कम 33, तो 33% क्या देते हैं भी, दाना देते हैं प्रतिदिन, ठीक है ना। ये हो गया। अब यही क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, सुपरवाइजर में 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो एक तो ये पूछा गया था कि शुष्क पदार्थ और दाने की मात्रा क्रमशः बताइए, तो 2/3 और 1/3, एक हो गया। दूसरा ये पूछा गया था कि पशु को जितना भी आहार दिया जाता है उसका कितना प्रतिशत वो जो चारे यानी कि चारे पर खर्च हो जाता है ना, तो 60 से 70% उसकी रेंज थी, कितनी थी, 60 से 70% क्या थी, शुष्क पदार्थ प्रतिदिन क्या दिया जाता है। कैसे निकाला था कि शुष्क पदार्थ, अब आपको पता है 2/3 भाग दिया जाता है, तो 2/3 का कितना आ गया, 66%, तो 66 इसके बीच में आएगा, तो कितना 60 से 70% वो प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की मात्रा दी जाती है या चारा दिया जाता है, ठीक है ना। अब है चारा संरक्षण, क्या है भी, चारे को संरक्षण। ये तो हमने पढ़ लिया कि कितना दाना देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितने दूध पर कितना दाना देना चाहिए। अब है चारा का संरक्षण, तो ये अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि चारा का संरक्षण, ठीक है ना। चारा का संरक्षण है, इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, एक साइलेज और है, साइलेज और है, इसमें से बहुत ऐसा कोई भी जेट का सुपरवाइजर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप पीछे के उठाकर देख लीजिए जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आए। आप कहोगे सर आप तो सभी टॉपिक बता रहे हो कि इसमें से क्वेश्चन आता है, तो हर बार आता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप पीछे के सभी रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हो कि इसमें साइलेज का नहीं आया या है का क्वेश्चन आया, तो इसमें से जरूर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट को देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो विदेशों में क्या करते हैं, चारा होता है इसको कंजर्वेशन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कौन से चारे को करते हैं, चारा संरक्षण की कितनी विधियां हैं, तो ये हम अभी जानेंगे, ठीक है। चारा संरक्षण देखो, एक होता है साइलेज, है, लूंग और पाला, ठीक है ना। अब देखो भाई चारा संरक्षण क्यों करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा अचार होता है ना, हम जैसे अचार खाते हैं उसी प्रकार चारा संरक्षण होता है। कैसे होता है, जैसा कि आज आपको पता है कि इस ऋतु में चलो हमारे पास बरसीम उगाई है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ये बरसीम है जो पूरे साल उगाते हैं, नहीं है ना, पार्टिकुलर एक ऋतु में उगाते हैं। तो अब मान लो इस ऋतु में तो हमारे पास भरपूर है, लेकिन इसको हम ऑफ सीजन में भी पशुओं को किस प्रकार से खिलाएं, यानी कि सेम की सेम, तो उसे कहते हैं चारा संरक्षण। यानी कि जो चारा होता है, बरसीम होती है, रिज्का होती है, उनको हरी अवस्था में अवायवीय स्थान पर रख देना, जिनको हम बाद में ऑफ सीजन में काम में लेते हैं, उसे बोलते हैं चारा संरक्षण। जिस प्रकार से हम सॉस खाते हैं और अचार खाते हैं, इसी प्रकार से ही चारा संरक्षण होता है। यानी कि जब इनकी ऋतु न हो, जब ये उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी कि जब ये उपलब्ध नहीं होते हैं तब इसलिए इनका स्टोर करके रखते हैं और उस ऋतु में इनको काम में लेते हैं, उसे बोलते हैं चारा संरक्षण। तो क्या होती है, साइलेज, है, लूंग, पाला, ठीक है ना। इसमें दो ही टॉप आप इसमें सबसे ज्यादा याद रखना, एक तो इनमें नमी की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, एक शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, और एक इनमें समय कितना लगता है। ये तीन तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि रटा हुआ होना चाहिए, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइलेज, है, लूंग और पाला। साइलेज क्या होता है, फसल को हरी अवस्था में, याद रखना कि फसल को हरी अवस्था में, ऐसा नहीं है कि फसल
लास्ट में सूख गई है, पीली पड़ गई, तब काटेंगे नहीं। फसल को हरी अवस्था में, हरी अवस्था कौन सी होती है? मिल्किंग स्टेज जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, मिल्किंग यानी कि दूध या अवस्था, मिल्किंग को बोलते हैं दूध या अवस्था, या हम इसको बोल सकते हैं पुष्पन के समय। कब भाई? पुष्पन के समय, पुष्पन के समय जिसे क्या बोलते हैं? प्री फ्लोरिंग। क्या बोलते हैं? प्री फ्लोरिंग, प्री फ्लोरिंग के समय, ठीक है ना। तो फसल को हरी अवस्था में काटकर वायु रहित, याद रखना वायु रहित, और यही क्वेश्चन पूछा गया तब की बार सुपरवाइजर में कि वो क्या होता है जिसे अवायवीय स्थान में हम स्टोर करके रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो साइलेज कहते हैं। यानी कि हरी अवस्था में काटकर उसको अवायवीय स्थान में रखा जाता है, वो क्या होता है? साइलेज। क्या होता है भी? साइलेज होता है, ठीक है ना। तो हरी अवस्था में एक तो याद रखना हरी अवस्था में, और क्या है? वायु रहित। एक नाम आता है रहित और एक आता है सहित, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है ना। एक आता है सहित, एक होता है सहित, एक होता है रहित। सहित का मतलब तो होता है साथ में, और रहित का मतलब होता है उससे अलग। तो वायु रहित, या इसको लिख सकते हैं अवायु वाले, ठीक है ना, अवायवीय, अवायवीय स्थान पर, ठीक है ना, इस प्रकार से भी लिख सकता है। तो हरी अवस्था में काटकर वायु रहित स्थान पर क्या कर दिया जाता है? भंडारित किया जाता है, और क्या होता है? ये हरा चारा होता है, इसे क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? साइलेज कहते हैं। नमी की मात्रा याद रखना कि साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? 60 से 65% होती है। 60 से 65% क्या होती है? नमी की मात्रा होती है। वहीं अगर हम बात करें कि हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो हे में नमी की मात्रा 14 से 15% होती है। कितनी होती है? 14 से 15% होती है। दोनों में अलग अलग होती है कि हे में 14 से 15% नमी की मात्रा होती है, साइलेज में 60 से 65% नमी की मात्रा होती है। वहीं आपको पूछ ले कि साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 30 से 40% होती है, ठीक है। इस प्रकार से जो साइलेज का जो भंडारण किया जाता है, इस प्रकार से गड्ढा खोद लेते हैं, गड्ढे में इस प्रकार से हरे चारे को भर दिया जाता है, फिर इसको कूट कर जमकर भर दिया जाता है। इसको है जो यूरिया से क्या किया जाता है? उपचारित भी किया जाता है। अगर आपको पूछ ले, इस ये कर रहे हैं ना, क्या करते हैं? अगर आपको पूछ ले कि साइलेज है या हरा चारा है, साइलेज है या क्या भाई? हरा चारा है, इसको संरक्षण के लिए क्या छिड़का जाता है? तो यूरिया, ठीक है ना, यूरिया का 3% घोल। इसको संरक्षित के लिए क्या करते हैं? यानी कि हरे चारे को किस से उपचारित करते हैं? तो यूरिया का 3% घोल, यूरिया का 3% घोल से क्या किया जाता है? हरे चारे को संरक्षण किया जाता है, ठीक है। अब साइलेज में नमी की मात्रा कितनी थी? दोनों याद रखना, साइलेज में नमी की मात्रा, साइलेज में नमी की मात्रा होती है 60 से 65%। 60 से 65% क्या होती है? नमी की मात्रा होती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 30 से 40% होती है। दोनों याद रखना है कि साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 से 40%, नमी की मात्रा 60 से 65%। बार बार बता रहा हूं, इसमें से क्वेश्चन आता है, गलत नहीं करना है, ठीक है ना। फिर याद रखना साइलेज का पीएच कितना होता है, कि साइलेज वो किस प्रकृति की होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है। तो साइलेज का पीएच भी पूछा जाता है 3.5 से 4.2, ठीक है ना। अब ये किसका? बहुत अच्छी साइलेज का, ठीक है ना, बहुत अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो 3.5 से 4.2 होता है। ये पॉइंट में है तो पॉइंट में ही याद रखना है। इसके बाद आता है अच्छी साइलेज। फिर कौन सी आती है? अच्छी साइलेज। ये बहुत अच्छी थी। अच्छी साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 4.2 से 4.5, ठीक है ना, 4.2 से 4.5। फिर आपको पूछ ले कि सामान्य का, कि अगर नॉर्मल है, सामान्य साइलेज है, उसका पीएच कितना होता है? तो उसका होता है 4.5 से 4.8 होता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.2, अच्छी साइलेज का 4.2 से 4.5, सामान्य का 4.5 से 4.8। अगर आपको ऑप्शन ये इस प्रकार से हो कि साइलेज का पीएच मान होता है कि 3.5 से 4.2, 6 से 7, 8 से 10, तो हम क्या करेंगे? 3.5 से 4.2 ही करेंगे, ठीक है। सामान्य का 4.5 से 4.8 पीएच होता है। अगर पूछ ले कि खराब का क्या होता है ना, कि साइलेज खराब कब मानी जाती है? तो 4.8 से अधिक पीएच होने पर वो साइलेज क्या मानी जाती है? खराब मानी जाती है। उपयुक्त फसल कौन सी होती है? ये भी पूछा जाता है कि साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? तो मक्का, क्या भाई? मक्का, और क्या होती है? बाजरा, मक्का, बाजरा और ज्वार, मक्का, बाजरा और ज्वार। साइलेज बनाने के लिए अच्छी कौन सी फसल होती है? जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, वो क्या होती है? साइलेज बनाने के लिए अच्छी फसल होती है। ये भी पूछा जाता है
कि कौन सी फसलों का साइलेज बनाया जाता है जिनमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है, जिनमें वसा अधिक पाई जाती है। तो याद रखना, जिस फसल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है उसी का ही क्या बनाया जाता है, साइलेज बनाया जाता है। तो मक्का, बाजरा, ज्वार उदाहरण को रट लेना, ठीक है ना। साइलेज निर्माण का समय क्या है, तो सितंबर से अक्टूबर। सह से साइलेज, सह से सितंबर, ठीक है। फिर काटने की समय क्या होती है, यानी कि साइलेज होती है उसको, जैसे फसल होती है, फसल को कब काटना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है दुग्ध अवस्था, इसी को बोलते हैं मिल्किंग स्टेज। क्या बोलते हैं, मिल्किंग स्टेज, इसी को ही बोलते हैं मिल्किंग स्टेज, या इसको बोल सकते हैं प्री फ्लोरिंग। प्री फ्लोरिंग क्या होती है, पुष्पन के समय काट कर, यानी कि जब फसल हमने बो दी है, जब उसमें पुष्प निकलना प्रारंभ होते हैं तब उसको काट देते हैं, और काट कर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अवायवीय स्थान पर, ठीक है। फिर यह भी पूछा जाता है कि साइलेज बनने में समय कितना लगता है। साइलेज बनने में समय कितना लगता है, 3 माह का समय लगता है, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं, 90 दिन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, 90 दिन बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं 12 सप्ताह। क्या बोल सकते हैं, 12 सप्ताह। तो 3 माह 90 दिन, 3 माह भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकता है कि 90 दिन, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो 3 माह लिखेगा, 90 दिन लिख सकता है, या 12 सप्ताह, या क्या लिख सकता है अभी, 12 सप्ताह, 12 सप्ताह का समय लगता है। वही आपको पूछ ले कि है बनने में कितना समय लगता है, तो है बनने में लगभग 1 से 1.5 माह का समय लगता है, ठीक है ना। 1 से 1.5 माह का समय लगता है, 30 से 45 दिन का समय लगता है। तो याद रखना है कि हमें क्या याद रखना है कि साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। फिर याद रखना कि साइलेज एक है किण्वित पदार्थ। क्या भी किण्वित पदार्थ, जिसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन है क्या भी किण्वित पदार्थ है। किण्वित पदार्थ क्या होता है, जैसे कि डबल रोटी होती है उस प्रकार ये फूल जाता है ना, उसे बोलते हैं किण्वित पदार्थ, ठीक है। फिर है कि साइलेज किसका बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइलेज है वो किन फसलों का बनाया जाता है। तो साइलेज है वो अधिकतर है कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं कि साइलेज किन फसलों का बनाया जाता है, जिनमें प्रोटीन अधिक होती है, वसा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट अधिक होती है। तो साइलेज उन फसलों का बनाया जाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट अधिक पाई जाने वाली फसल कौन सी होती है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, फसलों का बनाया जाता है। अन्यथा ये क्या होती है, सड़ जाती है, अन्यथा ये क्या भी सड़ जाती है। साइलेज बनाने की क्रिया क्या होती है, ये भी याद रखना, नाम से पता चल रहा है कि साइलेज बनाने की क्रिया क्या होती है, साइलोइंग या इन साइलोइंग होती है। साइलोइंग या इन साइलोइंग कहते हैं, साइलेज बनाने की क्रिया को साइलोइंग या इन साइलोइंग कहते हैं, ठीक है। फिर है कि साइलेज भरने के गड्ढे या बुर्ज क्या होते हैं, पिट साइलो कहते हैं, ठीक है ना। कि साइलेज भरने के गड्ढे, और गड्ढे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट कहते हैं, पिट साइलो कहते हैं। अब साइलेज के प्रकार क्या होती है, एक होता है गड्ढे, गड्ढे को क्या बोलते हैं, पिट, गड्ढे को क्या कहते हैं, पिट। साइलेज के 3 प्रकार होते हैं, गड्ढे, नालियां, नालियां को बोलते हैं ट्रेंच, नालियों को क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रेंच, ट्रेंच। फिर बुर्ज, बुर्ज को बोलते हैं टावर, बुर्ज को क्या बोलते हैं, टावर, बुर्ज को बोलते हैं टावर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टावर बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइलेज के 3 प्रकार, साइलो के 3 प्रकार होते हैं, एक होते हैं गड्ढे, नालियां और बुर्ज। तीनों किस प्रकार से याद रखना है, देखो जो गड्ढे होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। गड्ढे किस प्रकार से, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। नालियां किस प्रकार से बनाई जाती है, इस प्रकार से बनाई जाती है। और टावर किस प्रकार से बनाई जाती है, यानी कि ये जमीन है, ये क्या भाई, ये जमीन है, ठीक है ना। तो जो इस प्रकार से टावर किस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। और यही पूछा जाता है कि इस भूमि के ऊपर बनाए जाने वाले साइलो को क्या कहते हैं, तो टावर कहते हैं। और टावर को हिंदी में क्या कहते हैं, बुर्ज कहते हैं। तो इंग्लिश की टर्म याद रखना है, पूछा जाता है कि जमीन के ऊपर बनाए जाने वाले साइलो को क्या कहते हैं, तो टावर कहते हैं, ठीक है ना। फिर ये पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार के साइलो प्रचलित है, तो आपको पता है कि भारत की सड़कों में सर्वाधिक गड्ढे पाए जाते हैं। याद रखने के लिए बता रहा हूं कि भारत की सड़कों में सर्वाधिक गड्ढे पाए जाते हैं, इसलिए भारत में प्रचलित साइलो कौन से गड्ढे हैं, कौन से भी गड्ढे। पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित साइलो कौन सा है या कौन सा साइलो का प्रकार है, तो गड्ढे, गड्ढे को बोलते हैं पिट, ठीक है। साइलेज बनाने वाली फसलों में 30 से 40% से अधिक शुष्क पदार्थ नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह किसी काम का नहीं होता है। नमी है वो 60 से 65% होनी चाहिए। फिर यह भी पूछा जाता है कि मीठी साइलेज में कौन सा अम्ल होता है, अम्ल, और जो अम्लीय होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, ठीक है ना। तो मीठी साइलेज में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। याद कैसे रखेंगे, लड्डू। क्या भाई, लड्डू, लड्डू, लड्डू क्या होते हैं, मीठे होते हैं। लड्डू, लड्डू क्या होते हैं, लड्डू मीठे होते हैं ना। लड्डू क्या होते हैं भाई, मीठे होते हैं ना। तो लय से लड्डू, लय से लैक्टिक, ठीक है ना।
तो लैक्टिक अम्ल है वो क्या होती है, मीठी साइलेज होती है, और एसिटिक अम्ल जिसमें पाया जाता है वो क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। तो ए से एसिटिक और ए से अम्लीय, ठीक है ना। इस प्रकार से याद रख लेना, पूछा जाता है बहुत बार कि अम्लीय साइलेज में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लै से लड्डू, लै से लैक्टिक, ए से एसिटिक, ए से अम्लीय साइलेज। फिर पूछ लिया जाए कि साइलेज में खुशबू का कारण क्या होता है, तो ब्यूटायरिक एसिड होता है। अब साइलेज में खुशबू का कारण क्या होता है, यानी कि एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है, उसका कारण क्या होता है, ब्यूटायरिक एसिड होता है। फिर होता है अच्छी साइलेज के गुण क्या होते हैं, यानी कि हमें क्या पता चले कि ये जो साइलेज अच्छी है और ये क्या भी खराब है। तो संरक्षित पौष्टिक चारा होगा, यानी कि संरक्षित यानी कि अच्छा है, और क्या पौष्टिक चारा है यानी कि खाने योग्य है और उसी प्रकार का है। विशिष्ट एक प्रकार की उसमें सुगंध आती है, हल्का सा खट्टापन होगा, क्योंकि इसका पीएच कितना रखा जाता है, तो पीएच है वो 3.5 से 4.2 पीएच होता है साइलेज का। पीला रंग मुक्त, ये क्या है, पीला रंग मुक्त है, पीला रंग युक्त नहीं है, याद रखना पीला रंग मुक्त है। और यही कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन देगा 4 कि अच्छी साइलेज के गुण होते हैं संतुलित पौष्टिक चारा, विशिष्ट सुगंध, हल्का खट्टापन और पीला रंग युक्त चारा। तो हमें आंख बंद कर नहीं करना है, क्या होता है पीला रंग मुक्त। तो पीला रंग मुक्त का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, हरा होगा, क्या होगा, हरा होगा, ठीक है ना। तो हे हो चाहे साइलेज हो, दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे हे पूछे चाहे साइलेज पूछे, दोनों क्या होती है, पीला रंग मुक्त होती है, पीला रंग युक्त नहीं होती है, हरा रंग युक्त होती है, ठीक है ना। अब पूछ लिया जाए कि एक घन फीट में तैयार साइलेज का भार कितना होता है, तो 12 से 16 किलोग्राम होता है। कितना होता है भाई, 12 से 16 किलोग्राम होता है। अब हम साइलेज थोड़ी शॉर्टकट में देख लेते हैं कि साइलेज में हमने क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइलेज होती है उसमें नमी की मात्रा कितनी होती है, ठीक है ना। नमी की मात्रा कितनी होती है, 2 नंबर है उसमें पदार्थ कितना होना चाहिए, 3 नंबर है उसमें समय कौन सा कितना लगता है, ठीक है, समय आ गया, नमी आ गई। फिर है कि कौन सी फसल अच्छी रहती है, ठीक है। 5 नंबर याद रखना है कब काटना चाहिए फसल को, कब काटना चाहिए। और 6 नंबर याद रखना है पीएच, इसका पीएच। इतनी तो आपको मुख्य जुबान याद होनी चाहिए, चाहे आपको नींद आई हुई और तो भी पूछ ले तो भी आपको बताना है। साइलेज में नमी कितनी होती है, 60 से 65%। कितनी होती है, 60 से 65%, ठीक है। शुष्क चारा कितना होता है, 30 से 40% होता है, 30 से 40% होता है। समय कितना लगता है, 3 माह का समय लगता है, ठीक है ना। 3 माह का, या हम बोल सकते हैं 90 दिन का समय लगता है, 90 दिन का बोल सकते हैं, या 12 सप्ताह का बोल सकते हैं। फसल कौन सी अच्छी रहती है, ज्वार, बाजरा और मक्का, यानी कि जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। कौन सी फसलों को बनाई जाती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। कब काटनी चाहिए, तो दूध की अवस्था पर। फसल को कब काटना चाहिए, यानी कि स्टोर करना चाहिए दूध की अवस्था पर काट कर, ठीक है ना। पीएच कितना होता है साइलेज का, 3.5 से 4.2, ठीक है ना। और 4.8 से अधिक पीएच होने पर वो साइलेज खराब हो जाती है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो साइलेज होती है उसका एक घन फीट में 12 से 16 किलोग्राम जो साइलेज होती है। और भारत में कौन से साइलो प्रचलित है, तो गड्ढे होते हैं, जमीन से ऊपर जो साइलो बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बुर्ज कहते हैं, ठीक है। फिर आता है, फिर क्या अभी है, अभी क्या है, ये क्या होता है, फसल को पुष्पन से यानी कि फ्लोरिंग से पूर्व काटकर छायादार स्थान पर सुखाकर संग्रहित किया गया चारा क्या होता है, हे होता है। हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, 14 से 15% होती है। वहीं अगर हम साइलेज की बात करें तो उसमें कितनी होती है, 60 से 65% होती है। दोनों की याद रखना अलग अलग। शुष्क पदार्थ कितना होता है, 85 से 90% होता है, याद रखना। इसमें आपको ऑप्शन देगा 80 से 85, क्या देगा, 80 से 85, और ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है ना। अगर आपको ऑप्शन ये दिया गया हुआ हो तो ये नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। और अगर ये नहीं हो, सॉरी, अगर ये नहीं हो तब ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुष्क पदार्थ कितना होता है, हे में 85 से 90% होता है। और वहीं अगर हम बात करें कि साइलेज में शुष्क पदार्थ कितना होता है, तो साइलेज में शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 से 40% होती है, ठीक है ना। उपयुक्त फसल कौन सी होती है, बरसीम और रिजका। बरसीम और रिजका, हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है, बरसीम और रिजका, यानी कि लेग्यूम क्रॉप
और जो साइलेज होती है उसके लिए ज्वार, बाजरा, मक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, फसल बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है ना। समय कितना लगता है, 1 से 1.5 माह, या हम इसको कह सकते हैं 30 से 45 दिन, या इसको क्या बोल सकते हैं भाई, 30 से 45 दिन। वहीं हम बात करें कि साइलेज में, वहीं हम बात करें कि साइलेज बनाने में कितना समय लगता है, तो 90 दिन। कितना भाई, 90 दिन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं 3 माह, या हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई 3 माह, या हम इसको बोल सकते हैं 12 सप्ताह, या हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई 12 सप्ताह बोल, है ना। नेक्स्ट क्या है के प्रकार कौन से हैं। एक होती है दलहनी है, लेग्यूम, नॉन लेग्यूम, मिश्रित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होती है दलहनी है। दलहनी है यानी कि लेग्यूम कौन सी अब आपको पूछ ले कि निम्न में से दलहनी है का उदाहरण है, तो रिजका, बरसीम, चौला, मूंग, ये क्या होती है अभी दलहनी है के उदाहरण है। ये क्या अभी सबसे अच्छी है। अब आपको पूछ ले सबसे अच्छी है कौन सी है, दलहनी है, अदलहनी है, मिश्रित है। तो सबसे अच्छी है होती है वो होती है दलहनी है। दलहनी है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, और ये स्वादिष्ट होती है, और इसमें कैल्शियम की मात्रा वो आसानी से पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अच्छी है वो किसकी बनती है, तो दलहनी है। जैसे बरसीम है, रिजका है, वो क्या भी दलहनी फसल है, लेग्यूम क्रॉप है, ठीक है ना। अदलहनी है क्या हो जाएगी, चारे वाली फसलें, ज्वार है, घास है, दूब है, अंजन घास है आदि है, ये क्या भी नॉन लेग्यूम होती है। मिश्रित है क्या होती है, यानी कि दलहनी और अदलहनी दोनों को मिलाकर उससे क्या कहते हैं, मिश्रित है कहते हैं। यानी कि रिजका, रिजका क्या भी लेग्यूम क्रॉप है, ये क्या है लेग्यूम है, और दूब घास क्या भी नॉन लेग्यूम है, तो इनको मिलाएंगे तो मिश्रित है हो जाएगा। सोयाबीन क्या है लेग्यूम है, सोयाबीन भी लेग्यूम है, मटर भी क्या है लेग्यूम है। सोयाबीन के साथ हम क्या कह सकते हैं, गेहूं कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब एक याद रखना, सोयाबीन से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताता हूं कि सोयाबीन में प्रोटीन कितना पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना पाया जाता है, और सोयाबीन में ऑयल कितना पाया जाता है, याद रखना। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 40 से 42% पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40 से 42% होती है, और ऑयल की मात्रा कितनी होती है भाई 20% होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 40 से 42%, और ऑयल की मात्रा 20% पाई जाती है। सोयाबीन को एक जो कीट है वो नुकसान पहुंचाता है, वो होता है गर्डल बीटल। वो क्या होता है भाई गर्डल बीटल, ठीक है ना, गर्डल बीटल। और राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। फिर एक क्वेश्चन ये याद रखना सोयाबीन में कि 1 किलोग्राम सोयाबीन से कितना सोया दूध प्राप्त होता है, कितना सोया दूध प्राप्त, यानी कि सोया दूध तैयार किया जाता है, तो 6 से 8 लीटर, ठीक है ना, 6 से 8 लीटर। 1 किलोग्राम सोयाबीन से 6 से 8 लीटर है वो सोया मिल्क तैयार किया जाता है, ठीक है ना। इससे पनीर भी बनता है। 1 किलोग्राम सोया मिल्क से 250 ग्राम है वो जो पनीर बनता है, ठीक है ना। हे बनाने की विधियां कौन सी होती है, साइलेज की हमने पढ़ी, उसी प्रकार है हे बनाने की। तो समतल भूमि पर बनाई जाती है, पंक्तियों में बनाई जाती है, टी-पाई विधि होती है, सस्यागार शोषण विधि है। अब इसमें क्या होता है तो ये हम अभी देखते हैं। समतल विधि में क्या होता है, इस प्रकार से फसल को काट देते हैं और फिर इसको बंडल बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है समतल भूमि पर। पंक्तियों के रूप में क्या होता है कि इस प्रकार से होता है, पंक्तियों के रूप में इनको काट कर फिर इकट्ठा की जाती है। टी-पाई विधि का याद रखना, इसमें क्या होता है इस प्रकार से क्या होता है अभी एक लकड़ी होती है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं फसल को काट कर इस प्रकार से यहाँ पर, यानी कि इनको क्या करते हैं इसको सुखा देते हैं, डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये होती है वर्षा वाले, ये कहाँ पर अपनाई जाती है, वर्षा वाले क्षेत्रों में। जो रेनफेड इलाके होते हैं ना उनमें ये अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बार बार वर्षा आती रहती है, तो ये क्या भी पूर्ण रूप से सूख नहीं पाती है, तो इसलिए क्या करते हैं इस पर सुखा देते हैं, जिससे वो पानी थोड़ा नीचे चला जाए, क्योंकि नीचे तो फिर वापस बारिश हो जाती है। तो वर्षा वाले क्षेत्र में है का कौन सी विधि का में ली जाती है, तो टी-पाई विधि का में ली जाती है। फिर क्या है सस्यागार शोषण विधि, इसमें क्या किया जाता है कि एक कमरा होता है, इसमें क्या होता है एक कमरा होता है, और इस कमरे में क्या होती है इस प्रकार से नीचे जालियां सी लगा दी जाती है, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्या करते हैं भी, इसके ऊपर है जो इस क्या करते हैं इन फसल को काट कर डाल दिया जाता है, और इसको नीचे से क्या हीट दी जाती है, नीचे से क्या दी जाती है हीट दी जाती है, जिससे ये सूख जाती है और फिर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है एक तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है ना, और एक क्या ये ज्यादा खर्चीली विधि है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार की होता है, जैसा कि आपने देखा होगा बैंक है या कोई सरकारी जो
ऑफिस होता है, उसमें आगे इस प्रकार से जैसे गेट में हम एंटर करते हैं वहां पर इसे पाइपें लगी होती है ना, उसी प्रकार से पाइपें होती है और उसके नीचे से आग दी जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है सस्यागार शोषण विधि। फिर है लूंग या लूम, ये क्या लूंग या लूम, ये क्या होता है, खेजड़ी की सूखी पत्तियां, खेजड़ी की सूखी पत्तियां होती है और ये मुख्यतः भेड़ बकरी का सूखा चारा होता है, भेड़ बकरी का, ठीक है ना। और वो भी किस प्रकार का, प्रोटीन युक्त, ठीक है ना, लूंग एवं लूम। फिर होता है पाला, देसी बेर या जड़बेरी, जिजिपस न्यूमिलेरिया, जिजिपस न्यूमिलेरिया, देसी बेर या जड़बेरी की सूखियां पत्तियों क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। लूम पाला प्रोटीन युक्त चारा, याद रखना पूछ लिया जाता है कि लूम व पाला किस प्रकार के चारे हैं, तो प्रोटीन युक्त है, कार्बोहाइड्रेट युक्त नहीं है, ठीक है ना, प्रोटीन युक्त चारे हैं। इन्हें अकाल का चारा भी कहा जाता है। लूंग एवं पाला भेड़ व बकरी का मुख्य आहार होता है, ठीक है। फिर है ये पूछ लिया जाता है कि जो लूंग एवं पाला होता है उसमें डीसीपी की मात्रा कितनी पाई जाती है, 8 से 10% पाई जाती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि पशु किसकी कमी के कारण, यानी कि किसी अवांछनीय पदार्थ को चाटने लग जाता है, फास्फोरस की कमी के कारण, ठीक है ना। पशु में फास्फोरस की कमी होने के कारण क्या होता है, वो आपने देखा होगा जैसे ठाण होता है या कोई दीवार होती है, उसको क्या करता है, चाटता रहता है, तो वो किसके कारण होता है, पशु में फास्फोरस की कमी के कारण, पशु में फास्फोरस की कमी के कारण वो क्या करता है, अवांछनीय पदार्थों को चबाते रहता है। तो फिर क्या है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। इसके साथ मैं आपको एक दिखा देता हूँ वीडियो, ठीक है ना, कि साइलेज किस प्रकार से बनाया जाता है। तो छोटा सा वीडियो है वो भी देख लेते हैं। डिजिटल का ये तो फायदा होता है कि हम हर चीज को देखकर आसानी से समझ सकते हैं, है ना, नहीं तो साइलेज ही रहेगी आपके लिए, है ना। तो साइलेज हम दिखा देते हैं साइलेज किस प्रकार से बनती है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, साइलेज को पहले एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, इसमें क्या कर लेते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर जो ट्रैक्टर वगैरह है इनसे जमा देते हैं इसको पूरी आसानी से। और ये क्या होते हैं, इसमें एक भी थोड़ी भी बहुत क्या अवायु स्थान पर करते हैं, यानी कि इसमें वायु नहीं होती है। इस प्रकार से इसको इकट्ठा करके बना लिया जाता है और इसको फिर ढक देंगे। जब यानी कि ऑफ सीजन आएगा, जब इनकी जरूरत होगी तब इसको बना लेंगे। लगभग इसको बनने में 3 माह का समय लगता है साइलेज में। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। तो आप इसमें आसानी से देख लिया आपने। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पशुओं में आहार प्रबंधन। क्या था भाई, आहार, यानी कि पशुओं को आहार किस प्रकार से दिया जाता है, कितना दिया जाता है और दूध पर कितना दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो भी हमारे क्वेश्चन बनते थे वो हमने सभी पढ़ लिया है। फिर जो चारा संरक्षण हमने पढ़ लिया है कि साइलेज होती है, हे होती है, लूंग होता है, पाला होता है, वो किस प्रकार के चारे होते हैं या इनको कब बनाना चाहिए, नमी की मात्रा कितनी होती है, शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है और इसमें कितना समय लगता है, कौन सी फसल उपयोगी होती है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा है और आप जो भी टॉपिक देख रहे हो उनको एक रेगुलर तरीके से आप नोट्स बनाते रहिए। और मैं कहता हूं, मेरा विश्वास मानिए कि इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। कल वापस उसी एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, उसी जोश और जुनून में। तो लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।